हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का लीनियर इक्वेशन का जो चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करेंगे। और आज ये एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का जो बुक है उससे जुड़ा हुआ आज ये लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि आज जो भी प्रॉब्लम्स रह गए हैं उसमें डिफरेंट टाइप के वो सारे के सारे मैं कवर कर लूँगा एज़ यूजुअल। इस तरह का वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि इसमें मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे सवाल को सॉल्व करना होता है। तो उम्मीद लगाता हूँ कि ये लंबा वीडियो आप लोगों के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा, क्योंकि आपको मल्टीपल वीडियोस पे स्विच नहीं करना पड़ेगा। चलिए कहने के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। सबसे पहला प्रॉब्लम है मेरा एज से जुड़ा हुआ। अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरा पहले का वीडियो ऑलरेडी एज से कनेक्टेड है और वो मैंने डाल रखा है। तो इसमें है 2 years ago Salim was thrice as old as his sister, and 6 years later he will be 4 years older than twice her age. तो अगर एक सांस में अगर आप पढ़ेंगे या एक बार में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इस तरह के सवालों में अक्सर आपको प्रॉब्लम होगी। हम इस सवाल को 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं या 3 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। बोला गया 2 years ago, तो सबसे पहला तो ये है कि 2 साल पहले की बात की जा रही है। एज के सवाल में मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि 3 फेज़ में एज हो सकता है। एक होता है प्रेजेंट फेज़ में, एक होता है फ्यूचर फेज़ में और एक होता है पास्ट फेज़ में। 3 फेज़ में। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि अपना एज को प्रेजेंट फेज़ में ही अज़्यूम करें आप। अगर आप करने को तो पास्ट फेज़ में भी अज़्यूम करते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। लेकिन आप प्रेजेंट फेज़ में ही अपने आप को रखेंगे तो ज़्यादा ईज़ी रहेगा आपके लिए सॉल्व करना। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ पहले पढ़ लेते हैं। बोला गया 2 साल पहले सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, और उसके बाद कॉमा आएगा और फिर एंड 6 years लेटर, और उसके बाद उसने स्विच कर दिया और बोला कि 6 साल के बाद। तो 6 साल के बाद वाले की बात हम बाद सेकेंड फेज में करेंगे। पहले फेज में 2 साल पहले तो हम मान लेते हैं कि दो लोग हैं इसमें कि सलीम और उनकी बेटी। तो सलीम्स एज इज एस। मैंने पूरा नहीं स्टेटमेंट लिखा है, वो आप लिख सकते हैं। एंड डॉटर सलीम्स डॉटर्स एज इज डी, ये हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए सवाल को बनाना। सलीम्स डॉटर एज इज डी, ये आपने लिख लिया, और सलीम की एज आपने एस लिखी। अब ये प्रेजेंट एज है, ये लिख देना मेरे लिए जरूरी है। सलीम्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, सलीम्स प्रेजेंट सलीम्स डॉटर प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज ऑफ सलीम भी है। ठीक है, सब कुछ प्रेजेंट टेंस में हम लोग ले रहे हैं, मतलब आज के डेट में उसकी क्या एज है। तो 2 साल पहले कितनी रही होगी? 2 years अगो, 2 years अगो। आप मेरे पुराने वीडियो में जाएंगे, एज से जुड़ा हुआ काफ़ी सारा मैंने 2-3 वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसको देखें। उसमें पूरी डिटेल मैंने दे रखी है कि कैसे एज को हम समझते हैं। तो अगर आज आपकी एज 16 ईयर्स है तो 2 साल पहले आपकी एज कितनी रही होगी? ऑफ कोर्स आप अपने एज में 2 साल माइनस करेंगे। अगर आज आपकी एज 16 है और आपके पापा की एज 50 है, तो 2 साल पहले आप दोनों की एज कितनी रही होगी? आपकी एज 14 और आपके पापा की एज कितनी रही होगी? 48, है ना? 2 साल पहले दोनों की एज 2-2 साल कम हो गई होगी। तो 2 साल पहले जब हम किसी का भी एज देखेंगे तो सभी के उम्र में 2 साल पहले घट चुका होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आपके एज में 2 साल कम होगा और आपके पापा के एज में 2 साल कम नहीं होगा। सभी के एज में 2 साल माइनस होगा। तो 2 साल पहले सलीम के एज में S-2 होगा। सलीम का जो भी एज आज है, आज मान लेते हैं 10 है, तो 10-2 हो जाएगा। अगर आज सलीम का एज 40 है तो 40-2 हो जाएगा। एंड आपकी उम्र D है अगर आज, तो D-2 हो जाएगी। ये तो क्लियर हो गया कि दोनों लोगों का एज जो है 2-2 साल कम हो जाएगा। ये तो एकदम बहुत ही क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है कि 2 साल पहले सलीम
सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। तो सलीम की उम्र 3 गुना थी अपनी बेटी के। थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। जैसे 6 का 3 टाइम्स कर देंगे तो 18, थ्राइस मल्टीप्लाई करना। या कह सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ, तो जहां ऑफ लग जाता है वहां पे मल्टीप्लाई होता है। तो सलीम 3 गुना 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर, तो ऑफ हिज डॉटर है तो डॉटर की तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर। इसको एक इक्वेशन की तरह हम बनाते हैं, s माइनस 2 इज इक्वल टू 3d माइनस 6, s माइनस 3d इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 2, तो s माइनस 3d इक्वल्स टू माइनस 4। ये हमारा पहला हो गया। उसके बाद दूसरा है मेरा 6 years लेटर, 6 साल के बाद, he will be 4 years older than twice her age। 6 years later, 6 साल के बाद। तो 6 साल के बाद सबकी एज पहले देख लेते, उसके बाद हम रिलेशनशिप को लिखेंगे। 6 years later, years later, तो 6 years later अगर आप जाएंगे तो सलीम की एज में 6 साल जुड़ चुका होगा और डॉटर की एज में भी 6 साल जुड़ चुका होगा। अक्सर जो कन्फ्यूज़न होती है, बहुत बार बच्चे ये सोचते हैं कि जो 6 साल जुड़ेगा वो s माइनस 2 में जोड़ेंगे या s में जोड़ेंगे। ये एक सवाल रहता है जो बहुतों के मन में रहता है, तो मैं उसको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि जब आपको 6 साल के बाद की उम्र बतानी है तो आपने अपना उम्र प्रेजेंट एज 6 s लिया था, तो पास्ट में जब जाना था तो आपने 2 साल माइनस कर लिया था। प्रेजेंट में जाना है तो वहां से आप 6 इयर्स नहीं करेंगे, आप प्रेजेंट में दोबारा खड़े हो जाएंगे s, और फिर यहां से आप 6 इयर्स आगे जाएंगे। 6 इयर्स लेटर, 6 इयर्स हेंस, है ना, आफ्टर 6 इयर्स, इन सब का एक ही मतलब होता है। 6 इयर्स लेटर मतलब 6 साल बाद, 6 इयर्स हेंस का मतलब आज से 6 साल के बाद, 6 इयर्स आफ्टर का मतलब आज से 6 साल के बाद, तो सब का मतलब एक ही है। तो 6 साल के बाद जब बोला गया है तो आप अपनी उम्र को आज के डायरेक्शन में देखेंगे, आज देखेंगे तो आज अगर आपका एज 6 है तो 6 साल के बाद आपकी एज 6 प्लस s प्लस 6 होगी, तो वही लिखा है। इसमें लिखा गया कि 6 इयर्स लेटर he will be 4 years older than twice her age। मतलब उन अपनी बेटी की उम्र का ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, और इससे भी 4 साल और ज्यादा होगा, मतलब 4 ईयर ओल्डर होगा। जो उनकी बेटी का एज का ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ हर डॉटर्स एज। आपको ऐसे बताता हूं मैं, ही विल बी 4 ईयर ओल्डर, 4 साल और ज्यादा होगा, ओल्ड होगा और 4 साल। किससे? अपनी बेटी के डबल एज से। अपनी बेटी के एज का जब डबल कर देगा और उसमें 4 साल जोड़ देगा, उसके बराबर होगा। तो अपनी बेटी का एज 8d+6 है, 6 साल के बाद, उसमें डबल करेगा तो इंटू 2 और +4 कर देंगे। ये इसका मतलब है। अब हम इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। s प्लस 6 इज इक्वल टू 2d प्लस 6 2 12 प्लस 4, सॉल्व करेंगे तो s प्लस 6, सॉरी s माइनस 2d हम लिख लेते हैं, s माइनस 2d इक्वल्स टू 12 प्लस 4 इज 16 माइनस 6, तो s माइनस 2d इक्वल्स टू 10। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया, और दूसरा इक्वेशन आपने s माइनस 3d इक्वल्स टू -4 आपने लिख रखा है। सॉल्व कर देते हैं। प्लस 3d माइनस 2d इज ओनली d एंड 10 प्लस 4 इज 14। तो डॉटर की करंट एज, प्रेजेंट एज हमारे पास आ गई, वो है 14। इस d को अगर हम किसी इक्वेशन पे रख दें, किसी भी इक्वेशन पे रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं फर्स्ट में, तो हो जाएगा s माइनस 2 इंटू 14 इक्वल्स टू 10। तो आप देख सकते हैं s इक्वल्स टू 10 प्लस 28 इज 30, 14 2 जा 28, उधर चला गया
तो +10 तो दैट इज 38। तो मतलब सलीम की एज, प्रेजेंट एज आप लिखेंगे देयरफॉर सलीम्स प्रेजेंट एज, सलीम्स present age is equals to 38 and his daughter's present age equals to 14। ये रहा। अब आप जो बोला गया है वो एक बार करके देखिए। इस 14 बोला गया है कि 6 साल, दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। बोला 6 साल के बाद, तो प्रेजेंट एज 38 है, 6 साल के बाद 38 प्लस 6 एंड बेटी की उम्र हो जाएगी 14 प्लस 6। देखते हैं 38 प्लस 6 कितना होता है, 44 इक्वल्स टू 14 प्लस 6 20। तो बोला गया था कि 6 साल के बाद सलीम अपनी बेटी के डबल से 4 ज़्यादा है। तो देखते हैं अपनी बेटी कितना है 20, इसका डबल कर देते हैं 40 और उससे में 4 जोड़ देते हैं, तो हो गया ना, सलीम का एज बन गया। यही बोला गया था, अपनी बेटी के एज का डबल। देखिए ये लिखा है बेटी का एज का डबल +4 कर दिया, तो आ गया 44। और बोला गया है कि 2 साल पहले, मतलब 38 माइनस 2 और 14 माइनस 2, तो उससे 3 टाइम्स ज़्यादा था। 38 माइनस 2 इज 36, 14 माइनस 2 इज 2, 12 3 जो 36 हो गया। जो स्टेटमेंट दिया था आ गया, यही स्टेटमेंट था और स्टेटमेंट को आप इसी तरह से वेरीफाई करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आप समझ गए होंगे। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलता हूँ। एग्जैक्टली यही वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और आपको मैं इस बार सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बना के दिखा दूंगा, आप आगे सॉल्व कर लीजिए। मैं इस क्वेश्चन में दिखाता हूँ। द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन। तो इसमें जो बात की गई है, फादर के एज की बात की गई है एंड ट्वाइस सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन की बात, 2 चिल्ड्रन की बात की गई है। आफ्टर 20 years his age will be, तो पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर बी f and present age of the sum of the ages of two children, oops sorry, two children आ गया, two children PS। मैंने मान लिया कि दो जो बच्चे हैं उनके एज का सम को एस मान लिया, प्रेजेंट एज को एस मान लिया। मतलब एक का एज अगर 5 है, दूसरे का 10 है, तो दोनों का सम मतलब 15 को मैंने एस माना। एक एग्जांपल दिया, नंबर तो अगर होता तो फिर मुझे एस क्यों लेना होता। और फादर का जो प्रेजेंट एज है उसको मैंने एफ मान लिया। ओके, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। एज ऑफ द फादर हमारे पास एफ है, तो 2 टाइम्स ऑफ एस हो गया, प्रेजेंट एज हो गया ये, एफ इज इक्वल टू 2s। नाउ आफ्टर 20 years, 20 साल के बाद, तो 20 साल के बाद जो फादर की एज है वो कितनी होगी, एफ प्लस 20 ना, आफ्टर 20 years लिख लीजिए, आफ्टर 20 years एफ प्लस 20 इक्वल्स, now after 20 years his age will be, his मतलब his father, तो लिख लिया f plus 20 will be equal to the sum of the ages of his children। 20 years के बाद
जो उनके फादर की एज होगी वो उनके बेटे, जो दोनों बेटे हैं उनका जो एज है, दोनों बच्चों का जो एज है उनको जोड़ दिया जाएगा, उसके बराबर होगा। तो दोनों बच्चों का जो एज है वो मैंने एस, उन दोनों बच्चों का एज का सम को मैंने एस माना है। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, ये थोड़ा सा अच्छा सम है, उसको ध्यान से देखें आप। एग्जैक्टली इसी तरह का सवाल या यही सवाल मैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स का एज वाला है, जो पहले मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है बिना एग्जाम्पलार के नाम से, उसमें मैंने यही सवाल किया हुआ है। आप उसको भी देख लें ताकि एक ही तरह के बहुत सारे सवाल आप देख सकें। 20 साल के बाद his age will be equal to the sum of the ages of his children। 20 साल के बाद उनके फादर मतलब एफ की जो एज है वो बराबर हो जाती है, किसके बराबर होती है? उनके दोनों बच्चों का जो एज है उसके सम के बराबर होती है, उसके जोड़ के बराबर होती है। तो दोनों बच्चों का एज को मैंने क्या माना है? एस। तो एस के बराबर हो जाएगी, यही बोला गया है। एफ इज इक्वल एफ प्लस 20 इज इक्वल टू एफ, नहीं, प्लस 40 होगा। प्लस 40 कैसे होगा ये समझिए। देखिए 20 साल के बाद की बात की गई है ना, तो 20 साल के बाद की गई है, तो 20 साल अगर फादर का एज ऐड होगा तो सन के उम्र में भी तो 20 साल और बढ़ेगा, सन के उम्र में भी 20 साल और बढ़ेगा। तो ये तो आप सोच भी रहे होंगे कि भाई सन के उम्र में बढ़ेगा तो प्लस 20 होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लीजिए मैं पहले प्लस 20 ही करता हूँ। ये रहा प्लस 20, तो ये रहा, मैंने 20 कर दिया। अब देखिए अगर दो बच्चे हैं, एक की उम्र 5 है 10 है, दूसरे की उम्र 5 है, 20 साल के बाद दोनों के एज का सम कितना होगा आप बताइए, खुद सोचिए। 20 साल के बाद ये प्रेजेंट एज है, दोनों का सम मान लेते हैं 15 है, बट वैसे तो इसका 10 साल है और इसका 5 साल है, तो 20 साल के बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी आप खुद सोचिए। क्या 20 साल के बाद 25 प्लस 15 प्लस 20 35 होगा? मेरा जवाब है बिल्कुल गलत, नहीं होगा 35। देखते हैं 20 साल के बाद दोनों की उम्र में इंडिविजुअली 20-20 साल जुड़ेगा ना जी। अगर मान लीजिए ये 10 साल का, एक बच्चा 10 साल का है, 20 साल के बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 30, 10 प्लस 20 इज 30। और इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 20 इज 25। तो आप देखिए कितना हो गया, 55। आपने कितना लिखा है? 35। मिसिंग कितना है? एक और 20। मैं आपको दूसरी तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए आपके और आपके भाई की उम्र आज के रेट में 30 ईयर्स है। मैं ज्यूम कर लेता हूं कि आपकी एज 16 है और आपके भाई की एज 14 है। 20 साल के बाद आप लोगों की एज का सम कितना होगा? चलिए यही पूछ लेता हूं। आज के डेट में दोनों का सम 60 है, तो 20 साल के बाद आप लोगों के एज का सम कितना होगा? खुद सोच लीजिए आप। तो क्या आप सिर्फ 20 साल ही बढ़ाएंगे? आप अपनी उम्र में 20 ईयर्स नहीं जोड़ेंगे? आपका उम्र अगर आज 16 है तो 20 साल के बाद आपकी उम्र कितनी होगी? 36। और आपकी भाई की उम्र कितनी होगी? 14 अगर आज, तो 20 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी? 34। 14 प्लस 20 34। तो 36 प्लस 34 ये एज रहेगा। तो 36 प्लस 34 इज 70। 70 ईयर्स होगा, ना कि 50 ईयर्स। आप सिर्फ जोड़ रहे हैं और उसके बाद 20 ऐड करते हैं। 20 ऐड करने का मतलब है कि सिर्फ आपकी उम्र में 20 साल बढ़ा, या तो भाई में नहीं बढ़ा, या तो भाई की उम्र में 20 साल बढ़ा, आपकी उम्र में नहीं बढ़ा, जो कि आप जानते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है। ऐसा होने का मतलब आप अमृत पी के आए हैं ऊपर से। या तो दोनों में 10-10 साल बढ़ा तो भी आप अमृत पी के आए हैं कि 100 साल, जब सबकी लोग उम्र 100 साल बढ़ेगी तो आपके सिर्फ 50 साल बढ़ेगी। ऐसा तो होगा नहीं ना। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जिसका लीप ईयर में जन्मदिन रहा होगा वो तो हमसे 4 गुना ज्यादा जिएगा। अगर हम 70 ईयर्स जिएंगे तो वो 7 4 से 280 ईयर्स जिएगा, क्योंकि 4 साल में एक ही बार उसका बर्थ आएगा। ऐसा नहीं होता ना, 4 साल का मतलब 4 साल है, 20 साल का मतलब सबके उम्र में 20-20 साल जुड़ेगा। तो इसीलिए 20 साल आपकी एज में भी जुड़ेगा और 20 साल उसकी एज में भी जुड़ेगा। तो सम का मतलब इतना ही है कि दोनों को जोड़ देंगे और क्या हो। तो कितना डिफरेंस आएगा? 40 ईयर्स का डिफरेंस आएगा ना। इसीलिए मैं कह रहा था यहाँ पे सम को अगर एस लिया गया है तो एक बेटे की उम्र में 20 जुड़ेगा, दूसरे के उम्र में भी 20 जुड़ेगा,
तो 20 प्लस 20 40 का डिफरेंस आएगा। तो इसीलिए मैं 20 प्लस 20 दैट इज 40 का डिफरेंस दिखा रहा था। यही फर्क था और यही इस क्वेश्चन का ब्यूटी भी है, यही इसका मेन पॉइंट है। f प्लस 20 इक्वल्स टू s प्लस 40, f माइनस s इक्वल्स टू 20, 40 माइनस 20 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1। और एक है f इज इक्वल्स टू 2s, तो इसको आप यहाँ पे प्लग कर दीजिए, f की जगह 2s रख देंगे, तो 2s माइनस s इक्वल्स टू 20, s इक्वल्स टू t। मतलब एक सन की उम्र जो है, या सॉरी दोनों सन या दोनों बच्चों की का जो एज है उसको जोड़ के जो आया है वो है 20 लिखना 20। और पहला इक्वेशन था f इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ s, मतलब डबल है, तो फादर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ 20 है विच इज इक्वल्स टू 40 है। अब देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है। फादर का प्रेजेंट एज 2 टाइम्स ऑफ दोनों बच्चों का एज का जोड़ है, तो वो तो सही है, दिख रहा है 40 इज डबल ऑफ 20, दैट इज क्लियर, ये तो स्ट्रेट है। 20 साल के बाद जरा देखते हैं क्या होगा। 20 साल के बाद f प्लस 20 विच इज 60, 40 प्लस 20 इज 60। s कितना था, s हमारे पास देखिए 20 है। अगर आपने 20 में से 20 जोड़ा होता 20 साल के बाद, तो देखिए क्या ये 60 40 के बराबर होता, नहीं होता ना। इसीलिए यहाँ पे एक और 20 जोड़ना था। क्यों? क्योंकि एक बच्चे की उम्र में 20 जुड़ा होगा तो दूसरे की उम्र में भी 20 जुड़ा हुआ। दोनों बच्चों का इंडिविजुअल एज कितना है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पूछा भी नहीं गया है और आप बता भी नहीं पाएंगे, है ना। दोनों की उम्र का जोड़ है 20, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पॉसिबल होगा, बट हम श्योर शॉट नहीं कह सकते हैं, है ना। एक का 10 दूसरे का 10, एक का 9 ईयर होगा दूसरे का 11 ईयर होगा, एक का 8 ईयर होगा दूसरे का 12 ईयर होगा, एक का 13 ईयर होगा दूसरे का 7 ईयर होगा, एंड सो ऑन। इस तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं बट हम श्योर शॉट नहीं कह सकते। तो दोनों के उम्र में तो 20-20 साल जुड़ेगा ना, इसलिए देखिए दोनों की उम्र में जब मैंने 20-20 साल जोड़ा, मतलब 40 साल जोड़ दिया प्लस 20 कर दिया, तो देखिए आ गया ना 60, तो 60 इक्वल्स टू 60। ये हमारा एज से जुड़ा हुआ ये वाला क्वेश्चन था जो कि बहुत ही अच्छा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इस तरह के क्वेश्चन में आपको पुराने वीडियोस में जाएंगे तो मैंने कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है सो दैट कि आपको दोबारा एक और करके दिखाऊं। ऐसा मैंने ऑरेंजेस के टर्म्स में एक क्वेश्चन किया था कि अगर आप मुझे 10 ऑरेंजेस देंगे मैं आपसे डबल हो जाऊंगा, मैं आपको दे दूंगा आप मुझसे 6 टाइम्स हो जाएंगे, एंड सो ऑन। ऐसे ही ये क्वेश्चन भी है। नाउ देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द टू एग्जामिनेशन हॉल्स ए एंड बी। दो एग्जामिनेशन हॉल है, एग्जामिनेशन हॉल ए एंड एग्जामिनेशन हॉल बी। इसमें कुछ स्टूडेंट बैठे हैं और इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है। टू मेक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल, अभी दोनों में अनइक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं, इसकी स्टेटमेंट से लग गया कि टू मेक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल, दोनों हॉल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बराबर बनाने के लिए 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, फुल स्टॉप। इसमें से 10 स्टूडेंट को शिफ्ट कर दिया गया इधर, तो दोनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर हो गया हो। इसका मतलब बहुत सारा है कि बी के अंदर 10 स्टूडेंट अभी के इसमें बिना ट्रांसफर से पहले इसमें कम था। दूसरी भाषा में एक और बात कि ए के अंदर 10 स्टूडेंट एक्स्ट्रा था। तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए इक्वल्स टू स्मॉल ए एंड रूम बी इक्वल्स टू स्मॉल बी है, ये हम मान लेते हैं। तो रूम ए के अंदर ए नंबर स्टूडेंट्स है, रूम बी के अंदर बी नंबर, तो क्या अभी दोनों के अंदर बराबर स्टूडेंट है? नहीं है। मैंने आपको बोला ना इसके अंदर ए है, इसमें 10 ज़्यादा है, सॉरी 20 ज़्यादा है, 10 नहीं 20 ज़्यादा है, तभी तो इधर से इधर 10 भेजेगा तो बराबर हो जाएगा। तो अगर ये 10 ज़्यादा होता और 10 के 10 ही भेज देगा, नहीं ठीक ही है, 10 ही ज़्यादा है इनफैक्ट, 20 नहीं सर,
10 ही ज़्यादा है, तो इसमें 10 एक्स्ट्रा है और इसमें 10 कम है। तो बोला गया है कि जब इसमें से इसमें 10 भेजा गया तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 10 कम कर लेते हैं, क्योंकि ए में से 10 इधर चला गया, तो जाहिर सी बात है 10 को अगर आप एक जगह से उठा के भेजेंगे तो जितना भी पहले होगा, मान लेते हैं ए पहले रूम ए में 100 स्टूडेंट रहा होगा, उसमें से अगर आप 10 स्टूडेंट उठा के उधर भेज देते हैं तो इसमें तो अब 100 माइनस 10 हो जाएगा ना, विच इज़ 90 हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है कि ए मतलब जो रूम ए में ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उसमें से अगर आप 10 स्टूडेंट उठा के भेजते हैं तो जितना भी था पहले उसमें से 10 कम हो जाएगा। तो पहले 90 था, अब और 10 कम कर देंगे तो 80 हो जाएगा, 80 था तो 10 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 एंड सो ऑन। इस तरह से जो भी रहा होगा उसमें से 10 कम कर दिया हमने। तो कितना था हमारे पास ए, उसमें से 10 कम कर दिया। बी में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, बी, इसमें 10 बढ़ जाएगा तो +10 आप कर देंगे। ये हो गया हमारा रूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी इक्वल्स टू 20, बी को इधर ले जाएंगे तो a माइनस बी, -10 को उधर से उधर कर दिया तो 20। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। आगे है, बट इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, अगर बी से ए में अगर 20 स्टूडेंट भेज दिया जाए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए becomes the double the number of students in B। तो सबसे पहले B से A में भेज तो दें, फिर देखते हैं। A और ये रहा B, इसमें से आप 20 स्टूडेंट भेज दीजिए। भेजने का मतलब कम करना, तो -20 यहाँ से उठा के, भाई जो रूम में मान लीजिए 20 स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट है, उसमें से 20 स्टूडेंट को कहा कि तुम लोग उस वाले रूम में चले जाओ, तो जितना भी टोटल है उसमें से तो 20 कम हो गया ना। तो टोटल कितना है रूम बी में, स्मॉल बी, उसमें से 20 कम हो गया, मतलब -20 हो गया। अब ये 20 किधर गया, ए की तरफ गया, तो +20 हो गया। ऐसा करने से बोला गया है कि रूम ए में कितना डबल हो जाएगा, या जो भी पढ़ते हैं हम लोग, इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, बी से ए में अगर सेंड किया जाएगा 20 स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। जैसे हमने 20 यहां से यहां भेजा तो इसमें जो है डबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, मतलब ट्वाइस हो गया। अब स्टूडेंट किससे ट्वाइस हो गया, बी से। तो ए में अगर a +20 है तो ये डबल है किसका, इस वाले का। इसी को जरा दोबारा बोलते हैं, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ ये, 2 टाइम्स ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स ऑफ मतलब टू मल्टीप्लाई दिस। ये स्टेटमेंट है। फिर से बोल रहा हूं, बोला कि जैसे आप ऐसा करते हैं कि बी वाले रूम से ए वाले रूम में शिफ्ट करते हैं, मान लेते हैं कि बी वाले रूम में 80 स्टूडेंट्स हैं, ए वाले रूम में 100 स्टूडेंट है। जैसे ही आप बी वाले रूम से 20 उठा के ए में कर देते हैं तो ए में हो गया 120 और बी में 80 से घट के 60 हो गया। अब आप देखिए रूम ए में डबल हो गया कि नहीं हो गया, बी का, बी में 60 है और ए में कितना है 120, डबल हो गया। तो अब ये इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये डबल है, डबल ऑफ होम, डबल ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम बी। मैं ऐसा ही लिख देता हूं, जो ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 2 टाइम्स ऑफ बी है कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो a इक्वल्स टू 2b है। तो वही मैंने लिखा है, a का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन a, तो a +20 इक्वल्स टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन b -20। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2 हॉल्स। तो इससे एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा, a -2b, 2 इंटू बी 2b, इधर कर लिया -2b, इक्वल्स टू -40 -20। आप लिख सकते हैं a -2b इक्वल्स टू -t, और ऊपर आप देख सकते हैं a -b इक्वल्स टू 20 हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन में है। सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस, तो -2b + b इज -b इक्वल्स टू -60 -20 इज -80। आप देख सकते हैं b की वैल्यू आ गई 80। b के अंदर 80 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। इस 80 को हम किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं, यहाँ डाल देते हैं,
क्योंकि छोटा इक्वेशन है। a माइनस बी, बी की जगह 80 इक्वल्स टू 20, a इक्वल्स टू 80 प्लस 20 इज, हो गया a की वैल्यू 100। अब स्टेटमेंट जो बोला था आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अभी जस्ट मैंने यही एग्जांपल फॉर्चुनेटली ले लिया था, जस्ट अ कोइंसिडेंस था ये, और कुछ नहीं। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने ऑरेंज वाले और एक और क्वेश्चन पिछले वीडियोस में मैंने बना के भेजे, आप उसको रेफर कर सकते हैं। ओके, ये देखिए, मैं इससे पहले एक दूसरा सवाल है वो करता हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये देखिए। ओके, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 mark is awarded for each correct answer, while half mark is deducted for each wrong answer. आप लोगों को मेंटली रेडी हो जाना चाहिए ऐसे सवालों के लिए, क्योंकि ये रियल लाइफ सिनेरियो है। सच में ऐसा होता है, जब आप कोई एग्जाम देंगे कंपटीशन वाले, तो हाफ भले ही डिडक्ट ना हो, बट 1/4 तो डिडक्ट होता ही है ज़्यादातर एग्जाम में। नाउ जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चंस। जयंती एक बच्ची है जिसने एग्जाम दिया और उसने 120 क्वेश्चंस को आंसर किया है। आंसर किया, सही नहीं बात की गई, सिर्फ आंसर किया, एंड गॉट 90 मार्क्स। तो इतना तो तय है कि जयंती को सभी क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिले हैं, मतलब सभी क्वेश्चन उसके सही नहीं है। क्यों मुझे पता लगा? क्योंकि बोला गया कि हर एक सही क्वेश्चन के लिए उसको 1 मार्क्स मिलते हैं। तो अगर 120 क्वेश्चन है और अगर सारे के सारे सही होते तो जयंती के मार्क्स कितने होते? 120। तो यहीं पे दिख जाता है कि जयंती ने सारे क्वेश्चन सही नहीं किए। क्लियर है? ये गलत भी किए हैं। कितने गलत किए हैं वही तो आपको बताना है। ओके, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड शी आंसर करेक्टली? तो ये हम नहीं जानते, तो हम लिखेंगे लेट शी आंसर्ड x number of question correctly. क्वेश्चन करेक्टली, मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो सही उन्होंने किया है जयंती ने। अगर x सही है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास 120 है। मान लेते हैं कि आपने 70 क्वेश्चन सही किया है 120 में से, तो गलत कितने हुए आपके? 120 माइनस 70 विच इज 50। यही है। तो अगर सही उन्होंने x किया है तो रॉन्ग आंसर्स कितने हैं? रॉन्ग आंसर्स होंगे, रॉन्ग आंसर्स वाले क्वेश्चन है 120 माइनस 120 में से जितने सही हैं उसको हटा दीजिए, जो बच गया वो सारा गलत है। दो ही सिचुएशन है, या तो सही या तो गलत, बीच में कुछ है नहीं। ओके, तो 120 माइनस एक्स रॉन्ग आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हर एक सही क्वेश्चन जो आपने मार्क किया है उसके लिए आपको 1 नंबर मिलता है। तो हम बात करते हैं, अगर 3 क्वेश्चन आपने सही किया तो कितने मार्क्स मिलेंगे? 3, 3 इंटू 1, हर एक के लिए एक एक, तो एक एक नंबर 3 क्वेश्चन के लिए 3। अगर आपने 10 क्वेश्चन सही किया तो कितने मिलेंगे? 10 इंटू 1 10। अगर आपने 15 क्वेश्चन सही किया तो कितने मिलेंगे? 15 मल्टीप्लाई 1 15। अगर आपने 20 क्वेश्चन सही किया तो कितने मिलेंगे? 20 इंटू 1 20 इंटू 1। इसलिए कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये एक एक नंबर का क्वेश्चन नहीं होता, दो दो नंबर का होता, हर एक में आपको दो दो मार्क्स मिल रहे होते। तो अगर आपने 20 क्वेश्चन सही किया है तो 20 इंटू 2 40 मार्क्स मिलते ना। तो इंटू 1 कर रहा हूं तो इससे पता लग रहा है कि हर एक के लिए एक एक मार्क्स मिल रहा है। इसी तरह से अगर आपने x क्वेश्चन किया है सही तो कितने मार्क्स मिलेंगे? x इंटू 1। तो ये हो गया आपको सही मार्क्स, जो आपने करेक्ट मार्क्स की जो आपको करेक्ट मिले हैं। मतलब आपने 120 क्वेश्चन बनाया है, x आपने सही बनाया तो x के मार्क्स आपको मिल गए, x इंटू 1। मैं इंटू 1 भी लिख देता हूँ सो दैट कि ईजी रहे आपके लिए, सिंपल। ओके, अब आपके मार्क्स जो हैं वो कटे भी होंगे, है ना। हाफ मार्क्स, आपको हाफ मार्क डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आधा नंबर डिडक्ट किया गया है। तो रॉन्ग आंसर्स कितने हैं हमारे पास? 120 माइनस एक्स, 120 माइनस एक्स हटा देते हैं, उसमें कंफ्यूजन होगी आपको। मान लेते हैं आपने 50 रॉन्ग आंसर किया है, 50, तो 50 का आधा कर देते हैं हम लोग, 50 इंटू
हाफ कर देते हैं, दैट इज 25। अगर आपने 50 रॉन्ग आंसर किया तो 50 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई हाफ, है ना, या सॉरी 50 माइनस एक्स क्यों किया, 50 रॉन्ग आंसर किया आपने तो 50 इंटू हाफ हो गया, ये रहा। ये आपने कर दिया कि भाई आपको रॉन्ग आंसर के लिए आधा आधा नंबर कट जाता है, मतलब कितना, 25 नंबर आपका कट जाएगा, 25 नंबर। अब आप मुझे खुद बताएं सोच करके कि भाई जब 25 नंबर आपके कट जाएंगे तो आपको बताना है कि कितने मार्क्स जो हैं, मतलब टोटल मार्क्स आपको 90 मिले हैं, तो 90 जो मार्क्स मिले होंगे वो किस चीज़ के मिले हैं आपको खुद बताना है मुझे, कि आपको जो 90 मार्क्स मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, सबको जोड़ करके मिल रहा है या सबको घटा करके मिल रहा है या किसको ऐड किसको सब्ट्रैक्ट करके मिल रहा है, ये आपको बताना है। और आप ये थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे देता हूँ, जैसे 5 सेकेंड 7 सेकेंड, आप सोच करके मुझे बताइए कि कैसे आप इसको करेंगे। आपको ये मैंने बता दिया कि रॉन्ग आंसर कितने हैं, ये भी बता दिया कि सही मतलब गलत आंसर कितने हैं, सही आंसर कितने हैं, दोनों बता दिया। क्या आप बता पाएंगे कि इसमें से हम कितने को मतलब हम आपस में जोड़े या घटाएं, क्या आप बता पाएंगे ये बात? सोचिए, मुझे विश्वास है कि अभी तक आप लोगों ने सोच लिया होगा। ओके, तो सोच लिया होगा तो मुझे बताइए कि कैसे लिखेंगे इसको। अब हम लोग इसको लिखेंगे, देखिए आपने x क्या माना है, x को आपने एज्यूम किया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली अटेंडेड, यही आपने एज्यूम किया है। लेकिन अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटली, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपने करेक्टली अटेम्प्ट किया है वो हमारे पास x है। x मतलब मार्क्स भी आपको x कायदे से मिल जाना चाहिए था, लेकिन उसमें से आपने गलतियां भी कर दी हैं। तो गलती कितनी की है आपने, आपके पास ये गलत आंसर्स हैं आपके, तो इसके मार्क्स तो डिडक्ट होंगे ना टोटल में से, तो डिडक्ट होंगे 120, टोटल मतलब जो आपने बनाए हैं उसमें से 120 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 का मतलब मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये है आपके डिडक्टेड मार्क्स, ये आपके मार्क्स उसमें से हटे हैं क्योंकि ये गलत है। 120 माइनस एक्स रॉन्ग आंसर्स है, तो रॉन्ग आंसर, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए हाफ नंबर गया है। तो 50 अगर आपने क्वेश्चन रॉन्ग बनाया तो 50 इंटू हाफ विच इज 25 आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो टोटल जो आपने करेक्टली अटेम्प्ट लिया है माइनस ये वाला जब आप हटा देंगे, मतलब मान लीजिए मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि आपने 40 सही मार्क बनाए हैं, तो 40 के मार्क्स तो आपको मिल गए 40, और आपने 10 क्वेश्चन जो हैं वो तुक्का लगा लिया। बहुत बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा माइनस क्यों हो रहा है, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चन सही बनाए हैं, तो 40 मार्क्स तो आपको मिल गए पूरे। उसके बाद आपने क्या किया ना, अब आपने सोचा कि बहुत सारा टाइम है, आप जरा तुक्का लगा लेते हैं, तो 10 क्वेश्चन में आपने तुक्का लगाया, या स्ट्रैटेजी आप बना के गए थे कि देख लेते हैं 10 में से 5 भी सही हो गया तो काम हो जाएगा। तो आपने 10 क्वेश्चन पे तुक्का लगाया और लकीली 10 के 10 क्वेश्चन गलत हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो 10 बाई 2 कर देंगे विच इज इक्वल टू 5, तो 5 नंबर तो आपका डिडक्ट हो जाएगा। डिडक्ट कहां से होगा, बहुत बच्चे सोचेंगे टोटल में से होगा, टोटल में से क्यों होगा, एग्जामिनर पागल थोड़ी है, वो कहेगा जो तुमने बनाया भी नहीं है उसमें से मैं डिडक्ट करूं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, वो तुम्हें तुक्का लेने की सजा दे रहा है। तो तुक्का लेने का सजा ये है कि जो तुमने बनाया है, जो तुम्हारा सही मार्क्स है, उसमें से मैं 5 नंबर हटाऊंगा। जो तुमने बनाया ही नहीं है, मान लो कि टोटल 100 क्वेश्चन है, तुमने बनाया है 50, 40 सही और 10 तुक्का, 50 बनाया नहीं है। तो जो बनाया नहीं है, मान लो कि टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 100 में से 5 नंबर डिडक्ट करेगा, मतलब तुमको 95 दे देगा। इतना बेवकूफ तो नहीं हो। तो ओवरऑल वो 5 नंबर डिडक्ट करेगा कहां से, जो तुमने बनाया है, जो तुम्हारा सही आंसर है। तो सही कितने हैं तुम्हारे, 40 में से वो 5 माइनस कर लेगा। अब तुमको देगा कि लो जी 35, तो करे अरे ये ऐसा कैसे हो गया, 40 तो मेरे पक्का थे एकदम श्योर शॉट, तो बोलेगा एकदम सही था तुम्हारा, 40 तुम्हारे पक्के थे, लेकिन तुमने जो 10 तुक्का लिया है और तुक्का वाला सारा गलत हो गया। तो क्या है, तुक्का वाला जो गलत हुआ उसमें से आधा आधा नंबर सबका कटा है, तो 10 में से आधा आधा करके जोड़ेंगे तो 5 नंबर बना। 5 नंबर तो हटाएंगे ना हम सबसे, तो किससे हटाएंगे, जो तुमने सही बनाया, जो तुमको मिलना है उसी से तो हटाएंगे। मिलना कितना था तुमको, 40, पूरा जितने 100 नंबर का पेपर था 100 तो तुमने बनाया नहीं है, तो 100 तो तुमको मिलेगा ही नहीं। मिलेगा तो तुमको उतना ही जितना तुमने सही बनाया, तो सही कितना बनाया 40, उसमें से 5 हटा लो, तो अब कितना बचा 35।
तो जो सही है उसमें से हटाएंगे। ये कंफ्यूजन रहती है बहुत बार बच्चों को। तो सही कितना था तुम्हारे पास, देखो नंबर ऑफ करेक्टली आंसर्ड क्वेश्चन है हमारे पास x। x हमारे पास सही क्वेश्चन, सही आंसर्ड क्वेश्चन है। सही में से मतलब करेक्ट में से ये गलत वाला हटा लिया, मतलब जो तुक्का लगा हुआ था उसमें से आधा आधा नंबर कटा है सबका। तो 120 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 ये, तो जितना करेक्ट आंसर था उसमें से ये हटा लिया। अब तुमको मिला कितना, 90 मार्क्स। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक ही वेरिएबल रहेगा, यहाँ दो वेरिएबल नहीं है, तो जबरदस्ती का आपको क्रिएट नहीं करना है। 120 बाई 2 इज 60 एंड माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 90। x प्लस एक्स बाई 2 इज 3x बाई 2 इक्वल्स टू 90 प्लस 60 इज 150। आप कर सकते हैं। तो 3x इक्वल्स टू 150 इंटू 2 इज 300। आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x इक्वल्स टू 300 बाई 3 इज 100। मतलब जो जिस बच्चे ने पेपर दिया है उसने 100 सही आंसर टिक किया था। 100 100 उसने सही आंसर किया है टोटल 120 में से, और उसको मिले हैं 90। मतलब 10 जो है उसके तुक्के के चले गए हैं। मतलब 20 क्वेश्चन उसने तुक्का लगा दिया था। तो 20 क्वेश्चन तुक्का लगा दिया तो हर एक के 10-10 आधा आधा मार्क्स गए, तो 10 मार्क्स चला गया। तो 100 क्वेश्चन सही था, 100 मार्क्स मिलते। और उसमें से 20 क्वेश्चन, और उसके बाद उसने 20 क्वेश्चन ओवर द मतलब काउंटर उसने गलत कर दिया है, तो 10-10 मार्क्स कट गए उसके। 10 मार्क्स कट गए, तो 100 में से 10 मार्क्स कट गए, विच इज़ 90 मार्क्स उसको फाइनली अवार्ड किया। ये सवाल था। मुझे विश्वास है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा, ये सवाल भी बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरह के सवाल मैं पहले भी समझा चुका हूं। ये वाला स्पेसिफिकली नहीं, तो इसको देखते हैं हम। बोला रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। हाफ द फुल फेयर, तो पहले हम रेलवे का ना रिजर्वेशन वर्ड में देख रहा हूं, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं रिजर्वेशन के बारे में। इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, रेलवे का टिकट कटता कैसे है। देखिए रेलवे के टिकट के ना दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है टिकट का कॉस्ट और एक होता है रिजर्वेशन का कॉस्ट। रिजर्वेशन का कॉस्ट, टिकट का कॉस्ट वो है जो दरअसल फेयर होता है, किराया होता है, वो जोड़ता है। प्लस रिजर्वेशन का कॉस्ट वो होता है जिसमें कि वो आपसे चार्ज करते हैं, जो आप सीट को होल्ड करेंगे ना, कि भाई इस सीट पे मैं सोऊंगा, ये सीट आपके लिए रिजर्व कर दिया गया, इसका कॉस्ट होता है। तो वो रिजर्वेशन कॉस्ट होता है। तो दो तरह के कॉस्ट को जोड़ के एक रेलवे का टिकट का कॉस्ट तैयार होता है। टैक्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं। तो बोला गया है कि रेलवे हाफ टिकट, आधा टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। मतलब जितना पूरा फेयर लगता है, एक एडल्ट का फेयर मान लीजिए कि कहीं जाने का 1000 रुपीज है, तो कोई एक बच्चा है जो 6 ईयर से कम का है, या जो भी रेलवे का रूल होगा, आई बिलीव 8 ईयर्स होगा या 10 ईयर्स होगा, मान लेते हैं 8 साल या उससे कम जो बच्चा है का जो बच्चा है, उसका कीमत आधा लगता है। वही जर्नी करने में हाफ ऑफ द टिकट लगता है। तो हाफ फेयर का मतलब हो जाता है कि अगर मेरा किराया 1000 है, मेरा किराया मतलब मेरा टिकट का फेयर 1000 है, तो उसका 500 लगेगा। बट रिजर्वेशन का अगर मेरा अलग से 1000 लगता है, तो रिजर्वेशन का उस बच्चे का भी 1000 रुपए लगेगा, वो नहीं बदलेगा। टिकट का कॉस्ट जरूर कम हो जाएगा, बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर सेम ऑन हाफ टिकट एज वेल एज ऑन फुल टिकट। यही मैंने अभी आपको बताया, ये होता भी है सही। रिजर्वेशन चार्जेस जो है वो मेरे टिकट पे जितना है, मान लेते हैं मेरे टिकट पे रिजर्वेशन चार्जेस 1000 रुपए है, तो जो छोटा बच्चा है उसके टिकट पे भी रिजर्वेशन चार्जेस 1000 रुपए ही होगा। तो फर्क कहाँ आएगा, फर्क आएगा कि जो टिकट का चार्ज मुझे 1000 रुपए देना पड़ रहा था, वो उस बच्चे को 500 रुपए देना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 2000 रुपए का एक टिकट मिलता है थर्ड एसी में, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 2000 रुपए का अगर एक टिकट मिलता है थर्ड एसी में, एक एडल्ट को मुझे मिल रहा है, तो एक बच्चे को वही टिकट 1500 का मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि 1000 रुपए का टिकट कॉस्ट है, टिकट फेयर है, सॉरी फेयर है। 1000 रुपए का फेयर मेरे लिए है, उस बच्चे के लिए वो फेयर आधा हो गया, 500 रुपये हो गया। लेकिन रिजर्वेशन कॉस्ट, जो सीट रिजर्व करके जिस पे वो सोएगा, वो फिक्स है, वो मेरे लिए भी है, उसके लिए भी है।
तो वो 1000 रुपये उसके लिए भी मेरे लिए भी, तो इसलिए उसको वो 1500 पड़ेगा, मेरे लिए वो 2000 का टिकट। ओके, नाउ वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम द स्टेशन ए टू बी कॉस्ट 2530। एक स्टेशन ए है टू स्टेशन बी, यहां से यहां तक जाने के लिए एक फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट करता है 2530। तो एक फर्स्ट क्लास टिकट में क्या क्या इन्वॉल्व होगा? टिकट का कॉस्ट प्लस रिजर्वेशन कॉस्ट। तो लिख लेते हैं, लेट द टिकट कॉस्ट बी टी एंड रिजर्वेशन कॉस्ट, रिजर्वेशन RESERVATION कॉस्ट्स रुपीस R। तो एक फर्स्ट क्लास टिकट में क्या क्या चीज इन्वॉल्व होगा? T प्लस R, है ना, कॉस्ट ऑफ टिकट प्लस रिजर्वेशन कॉस्ट, दोनों मिला के 2530 ये लगेगा। ठीक है, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम द स्टेशन A to B कॉस्ट 2530। ओके, ऑल्सो वन रिजर्व्ड प्लस फर्स्ट क्लास टिकट एंड वन रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट फ्रॉम A to B कॉस्ट 3810। ओके, अब किसी ने दो टिकट लिया, मैंने एक टिकट लिया 2530 पड़ा, एक दूसरी फैमिली थी उसने दो टिकट लिया, एक अपना और एक अपने बेटे का या बेटी का लिया, जिसकी उम्र 6 ईयर्स एंड बिलो है, उनको देना पड़ा 3850। हम दोनों ने सेम ही क्लास का टिकट लिया, मैंने भी थर्ड एसी का लिया, उन्होंने भी थर्ड एसी का लिया। बताना है कि टिकट का प्राइस कितना था और रिजर्वेशन का प्राइस कितना था। ओके, तो जो दूसरे फैमिली ने लिया, उन्होंने दो टिकट लिया, एक उन्होंने अपना लिया जो कि एडल्ट है और एक उन्होंने अपने बच्चे का लिया। तो देखिए टिकट कैसे कटा होगा उनका। उनका टिकट कटा होगा कि एक उन्होंने अपना लिया, एक टिकट अपना और एक हाफ टिकट लिया, तो दोनों का किराया जोड़ के 3810 पड़ा। तो अपना जो टिकट लिया उसमें उन्होंने T प्लस R दिया होगा, मतलब टिकट का कॉस्ट प्लस रिजर्वेशन जैसा मैंने दिया है वो दिया होगा। और ये जो हाफ टिकट जो उन्होंने लिया है, हाफ टिकट, उसमें क्या दिया होगा? ट्रेन का टिकट कॉस्ट मतलब फेयर कॉस्ट, वो तो टी ही है, वो तो बदलेगा नहीं, और सॉरी टिकट T/2 हो जाएगा। ट्रेन का जो फेयर है वो आधा होता है, रिजर्वेशन पूरा रहता है, तो T/2 प्लस रिजर्वेशन प्राइस तो पूरा ही दिया होगा ना, रिजर्वेशन तो कम नहीं दिया होगा। उन्होंने अपना लिया तो T प्लस R दिया, जैसा मैंने दिया डिट्टो वही दिया होगा उन्होंने 2530। और बच्चे का जो लिया है उसमें T/2 फेयर बाई 2 हो गया, आधा हो गया फेयर, प्लस रिजर्वेशन चार्ज पूरा ही देना पड़ा, जितना उनको देना पड़ा, जितना मुझे देना पड़ा उतना ही उनको भी देना पड़ा, रिजर्वेशन चार्ज पूरी तरह से देना पड़ा। और ऐसा करके उन्होंने 3810 उनको देना पड़ा। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको, T प्लस T/2 और ऐड इसलिए क्योंकि भाई जो किराया लगेगा वो तो दोनों का जोड़ के ही लेगा ना। तो T प्लस T/2 इज 3T/2, ये 3T/2 plus R is 2 times of R. This is equals to 3810. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो 3T प्लस 4R इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 2 8 2 16 1 3 2 6 1 7। ये एक इक्वेशन बन गया और T प्लस R एक इक्वेशन हमारा बन गया 25। क्या मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप कर लेंगे? चलिए मैं कर देता हूं, कोई बात नहीं। मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3T 3R एंड इंटू 3 हो जाएगा। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैं बहुत फॉर्मली नहीं बना रहा हूं, आई होप कि आप अच्छे से लिख लेंगे, तमीज से लिख लीजिएगा जरा। 4R माइनस 3R इज सिंपली R इक्वल्स टू 7620, यहाँ साइड में सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, 7620 माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाइड फॉर्म में नहीं है, 0 9 5 3 15 1 3 2 6 1 7590। तो ये हमारा हो जाएगा 7620 माइनस 7590। तो आप देखिए 0 12 माइनस 9, आप देख सकते हैं 30 आ जाएगा, 90 प्लस 600 एंड 620, सो दिस इज 30। ये टोटल हमारा 30 आ गया। तो आर की वैल्यू आ गई 30। तो रिजर्वेशन चार्ज जो है वो 30 है, 30 ही रहेगा सर, बड़ा स्ट्रेंज है। ओके लेट मी चेक। ओके कोई बात नहीं, 30 रहने देते हैं अभी। अब हमारे पास क्या था? T प्लस R इज इक्वल टू 2530 था, तो T प्लस R रिजर्वेशन चार्जेस है,
हाँ टी प्लस आर, तो आर की जगह 30 में रख देता हूँ, तो टी इज इक्वल्स टू 25 30 माइनस आर 30 है, 30 इधर कर लिया, तो ट्रेन का फेयर जो है वो 2500। ओके, अब मुझे जानना है कि सच में ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो वो यहाँ डाल के अगर चेक करूंगा तब तो आ ही जाएगा, वो तो यहीं आ रहा है, टी 2500 है, आर 30 है, तो 2530 हो गया। यहाँ चेक करूंगा तो मुझे ठीक से जानकारी मिलेगी। देखते हैं यहाँ पे रख के, तो मैं क्या करता हूँ, टी प्लस आर 2530 तो जैसा है वैसे ही रख देते हैं, 2530 प्लस टी बाई टू, मतलब 2500 का आधा कर देता हूँ, तो 2500 का आधा कर दूंगा तो कितना होगा, 1250 प्लस रिजर्वेशन चार्ज कितना आया था, 30। अब देखते हैं हम ऐड करके क्या 38 10 आता है कि नहीं आता, आ जाना चाहिए, देखते हैं, 0000 हो गया, 3 5 3 8, सॉरी 30 है ना, ओके, कितना हो जाएगा देखो, 3 + 5 8, 8 और 3 11, बैलेंस इज 1, 2 1 3, 3 and 5 is 8, 2 and 1 is 3, 38 10 आ गया, देखिए 38 10 ही लिया गया था उससे, इसका मतलब जो रिजर्वेशन चार्ज है वो 30 सही है। देख के थोड़ा सा विश्वास करना मुश्किल होता है कि इतना कम रिजर्वेशन चार्ज है, बट फेयर है ना, चलिए अच्छी बात है, इतना कम अगर सच में है तो ये एग्जाम्पलार प्रॉब्लम के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ नीचे, कोई और क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं है, एक क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ दिया था, तो वो इसलिए छोड़ दिया था कि ये मैंने इस तरह का सवाल आपको बना के दे दिया है, इसलिए मैंने नहीं ये क्वेश्चन को बनाया है, और कोई वजह नहीं था, कि फिक्स चार्ज वाला, उसमें ऑटो टैक्सी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि फिक्स चार्ज वो लेते हैं, और उसके अलावा हर दिन का अलग से चार्ज लेते हैं, तो लाइब्रेरी का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बना के मैंने दिखाया हुआ है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया। तो मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन मैंने किया या ऐसा ही किया हुआ है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं और रेफर कर सकते हैं। तो आई बिलीव कि ये पूरा का पूरा जो एग्जाम्पलार प्रॉब्लम का जितना भी क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट मैंने 80-85% क्वेश्चन बना दिया है, 100% क्वेश्चन बना दिया है, इस सेंस में कि सब तरह के सवाल मैंने ले लिए हैं, डिफिकल्ट वाले सबसे ज़्यादा मैंने लिए हैं, तो होपफुली कि इसके बाद आपको एग्जाम्पलार में प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्जाम्पलार का और कोई वीडियो इस चैप्टर के लिए मैं नहीं डालूंगा, लेकिन एक और वीडियो मैं लास्ट वीडियो डालूंगा जिसमें मैं कुछ और टिपिकल वर्ड प्रॉब्लम्स उठा करके और उसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो होपफुली अब आप लीनियर इक्वेशन को करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे, जितने भी डाउट्स आएंगे वो सब आप ले पाएंगे, और जितने भी अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे सब आप कर पाएंगे, क्योंकि मैंने सब तरह के सवालों को करके दिखा दिया है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो से फ़ायदा उठा पाएंगे और इस वीडियो को और भी बच्चों तक पहुंचा पाएंगे, सो दैट कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज उठा सकें। तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे मुझे हेल्प मिलता है ये समझने में कि ये कंटेंट आपको और अच्छा से मैं कैसे दे सकता हूँ, आपको ये कंटेंट से कितना फ़ायदा होता है, आपके कमेंट से मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग कमेंट ज़रूर लिखें। तब तक के लिए एंजॉय करिए, वीडियो देखिए और सीखिए। बाय बाय एंड थैंक यू।